हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VFX पाइपलाइन चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसर्स के बारे में। और फ्रीलांसर वर्ड जो है, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी फ्रीलांस तो ज़रूर ही किया होगा, और नहीं किया होगा तो ज़रूर आप करना भी चाहते होंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग करना एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो उसके साथ में अगर आपको कुछ फ्रीलांस मिल जाता है तो इट्स लाइक यू गेट सम एक्स्ट्रा इनकम फॉर दैट। बट काफ़ी सारे लोगों के लिए एक फुल टाइम इनकम है, पता है। इसमें फ्रीलांस से रिलेटेड आपके साथ शायद कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारे फ्रीलांसर से जो इस कॉल में मेरे साथ में है। हमारे साथ में है हरिओम, जो इस टाइम मुंबई में रहते हैं और फ्रीलांस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रूपक, जो कि फ्रीलांस करते हैं और इस टाइम फरीदाबाद में रहते हैं। और हमारे साथ है कमलेश, जो कि फ्रीलांस करते हैं और जयपुर में इस टाइम रह रहे हैं। तो गाइस, इस कॉल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, इन सब से पूछेंगे। अलग अलग फील्ड से हैं ये सभी। कुछ आर्किटेक्चरल का फ्रीलांस करते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स का, कुछ फिल्म्स का। तो सभी से रिलेटेड हम पूछेंगे। 3D वर्क रिलेटेड फ्रीलांस, VFX वर्क रिलेटेड फ्रीलांस और पाइपलाइन टूल्स रिलेटेड फ्रीलांस की आपको डेवलपमेंट में आप क्या क्या काम कर सकते हो। इसके साथ ही हम सबसे पहले और आपको जो की टॉपिक्स है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि ये कॉल बहुत ही लंबी होने वाली है। बहुत ही मुश्किल से तीनों पकड़ में आए हैं अभी और इस कॉल के लिए। तो डेफिनेटली आई वांट टू गो विद ऑल क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस मैं इनसे पूछ सकता हूँ मैं पूछूंगा, और वो आपके ही क्वेश्चंस होंगे कि जैसे कि ये कैसे अपने फ्रीलांस वर्क को कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे इनको फ्रीलांस वर्क मिलता है, कैसे मैनेज करते हैं फ्रीलांस वर्क को ये अपने जब भी ये काम करते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या फ्रीलांस वर्क जो है वो एक जॉब से बेटर है या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे इसमें। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं फ्रीलांस करने के, और हाउ यू एस्टिमेट द कॉस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपको काम मिल जाता है तो उसका कॉस्ट कैसे पता लगा यार, कि कितना पैसा मांगे इसका। तो इसके भी ये क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस, क्या होना चाहिए, वो भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में अब कुछ बातें करेंगे इनसे, इनके केसेस के बारे में कि कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने काम करवा लिया और पैसे भी ना दिए हों। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम इनके साथ अभी डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है जो हम इनसे जान लेंगे कि यार फ्रीलांसर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट आर द की चैलेंजेस दैट फ्रीलांसर फेस जब भी वो अपना काम करते हैं अपनी अपनी जो लाइफ, जो भी इनका फ्रीलांस लाइफ है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हरिओम आगे क्या? ओके हरिओम, लेट्स स्टार्ट Yeah. फ्रॉम योर सेल्फ। Yes. हम्म। Yes. What was the question? I was not here. Maybe that was offline. हाँ, तो Can you repeat? जस्ट जस्ट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। क्या आप करते हो, किस टाइप का फ्रीलांस आप करते हो, व्हाट फ्रीलांस यू डू। जस्ट अपना Okay. इंट्रोडक्शन दे So दीजिए। my name is Hariom, हम्म। and I do. I'm a generalist basically of 3D generalist and VFX generalist, and I do 3D all the 3D design and VFX everything basically whatever they can do they can give for freelance. मैं वो हर सारी चीजें करता हूँ। ओके। फिर फ्रीलांस में जैसे कि ज़्यादातर काम तो वैसे फ्रीलांस फेमस है इस चीज़ के लिए कि मोशन ग्राफिक्स इसमें ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये इजीली दिया जा सकता है, किसी को भी इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, जो कि 3D का पाइपलाइन की वजह से बहुत मुश्किल होता है ये काम करना, लेकिन फिर भी हम्म। अगर ठीक तरह से मैनेज करे तो ये भी किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं सारी चीज़ें करता हूँ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो भी फ्रीलांस करते हैं, कुछ फुल टाइम फ्रीलांस करते हैं, कुछ और किसी स्टूडियोज में हैं वो पार्ट टाइम में फ्रीलांस करते हैं, तो ऐसे चलता है। आई सी, आई सी। बहुत बढ़िया। ओके, रूपक भाई, आप बताइए किस टाइप का फ्रीलांस आप करते हो। जी, मेरे पास मोस्टली फिलहाल तो छोटी छोटी आर्ट फिल्म्स होती है ना, तो हम्म। उसमें कुछ 3D का कंटेंट चाहिए होता है। चार हम्म। पाँच सेकंड की जो प्लेट होती है, फाइनल प्लेट जो होती है हाँ मेन हाँ। शूट के बाद, हाँ तो वो हाँ। बनने को आता है। और हम्म। आपका प्रोडक्ट्स के जो बैनर्स बनते हैं, एडवर्टीजमेंट्स के जो होर्डिंग लगती हैं, तो अच्छा। उनमें जो प्रोडक्ट आजकल शूट बूट तो हो नहीं रहा, तो हाँ सारा हाँ। वही 3D वीडी का बन बना के, तो अलग हाँ अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और हाँ। आर्किटेक्चर का काम फिलहाल तो बहुत मतलब मेरे पास तो अभी ज्यादा नहीं आ रहा। हाँ हाँ। और 2-3 साल पहले तक मेरे पास कॉर्पोरेट का काम था। अच्छा। फिलहाल आजकल अगर आप पूछोगे तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट की रेंडरिंग ज्यादा है ये अच्छा। काम।
अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कमलेश भाई। हाय। एक्चुअली फ्रीलांसिंग, मेरे हाँ। पास हाँ। आर्किटेक्चरल वर्क ज्यादा रहता है, अच्छा और उसमें वो काफी लेंदी वर्क रहता है। बट अच्छा बेसिकली उसमें क्या रहता है कि फिर मेरे को वाटर फ्लूइड वर्क भी मिल जाता है। जैसे रियल फ्लो के अंदर वाटर वर्क करना होता है, वो भी मुझे काफी मिलता है। अच्छा। एंड उससे रिलेटेड एफएक्स, मतलब थोड़ा एफएक्स मिलता है, लेकिन एफएक्स का वर्क क्या रहता है, हाँ उसमें हाँ। जैसे लोगों को कंटेंट बनाना रहता है। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे कोई वॉक थ्रू है, उसके लिए कोई लोगों के कंटेंट बनाने हैं, तो उसके लिए फिर मैं एफएक्स के यूज करके और वर्किंग करता हूँ। तो मतलब हाँ। बेसिकली मेरे पास ये 3 तरीके का काम रहता है ज्यादातर। हम्म। अच्छा अच्छा। और हम्म। काफी मतलब मोस्टली कंपोजिटिंग भी मिलती है, लेकिन वो वॉक थ्रू की ही होती है, मतलब आर्किटेक्चरल से रिलेटेड ही होती वॉक थ्रू। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। है। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि फ्रीलांस से रिलेटेड हमारे पास कुछ सीरियस टॉपिक्स भी हैं। हरिओम ने भी एक क्वेश्चन रेज किया था रिसेंटली। मेरे को वो मैसेज काफ़ी अच्छा लगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली दैट मैसेज वाज इज, और हम पूरे के पूरे इस टॉक में उस मैसेज का एक क्लू, मतलब एक कंक्लूजन लेके आएंगे। देखो, ऐसा हम्म। होता है कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो भी फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, वो उनकी उनकी भी एक अलग कंट्रीब्यूशन रहती है वर्क के अंदर। वो अपनी इंडस्ट्री में है सेम, बट द थिंग इज समटाइम, आई मीन, बिकॉज एवरीवन इग्नोर ए सिंगल हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। लाइक, जैसा कि अभी आपने मैं चाहूंगा कि एक बार अपना हरिओम भाई आप थोड़ा इसको क्लियर करें वो मैसेज को। इट्स रियली गुड, मैं आपके ही वर्ड से सुनना चाहता हूँ एक बार, जो आपने जो मैसेज भेजा ना अपने को पहले। इट्स अ सीरियस टॉक एक्चुअली, तो विल कंक्लूड इन दैट ऑल्सो। बताइए हरिओम भाई, कैन यू Yes, हियर मी? हाँ। yeah, I can hear you now, but video is laggy. I think your bandwidth is having some issue. Okay, let me complete this. तो क्या होता है कि जब आर्टिस्ट, जो भी एक आर्टिस्ट होता है, जब वो स्टूडियो में काम करता है तो उसको कुछ भी टेंशन नहीं होता, ना क्लाइंट्स का, ना काम लाने का। और वो जो आर्टिस्ट जो होता है वो सिर्फ ऑफिस जाता है, काम करता है, और उसके बाद में अपना सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 7 बजे उसकी काम, ऑफिस का काम फ्री हो जाता है वो। लेकिन जो फ्रीलांसर होता है उसका प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि उसको सिर्फ काम करना है या काम से रिलेटेड ट्रबल शूट करना है। उसका प्रॉब्लम यह है कि यू नीड टू फाइंड द क्लाइंट्स। पहले तो काम ढूंढना पड़ेगा, फिर काम ढूंढने के अलावा फिर वो काम कैसे होगा, उसको सॉफ्टवेयर क्या लगेंगे, वो R&D भी खुद ही करनी है। उसके बाद में अगर उसको 10 20 50 शॉट मिल भी गए हैं तो उन शॉट्स को ट्रैक करने के लिए भी उसको खुद अपने आप से ही सारा काम करना पड़ता है, वो ट्रैकिंग करने के, यानी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम उसी को करना पड़ रहा है। अभी रेंडर करना है तो रेंडरिंग का भी उसी को करना है। अभी अगर उसको जो भी, मतलब टोटल स्टूडियो के अंदर अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है तो उसकी सारी जॉब्स स्प्लिट हो जाती हैं। बट एज ए फ्रीलांस वर्क इट्स लाइक ए वन 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 मैन आर्मी। इट्स लाइक एक बंदे को ही सारा काम अभी करना पड़ेगा। बहुत ही, उसके बाद भी पता है क्या रहता है कि 10 साल फ्रीलांस करने के बाद में अगर कोई बंदा स्टूडियो में जाता है तो उसका वो जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाता है एक तरीके से। वो बहुत ही, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ यार स्टूडियो में काम करके आया, वो एक्सपीरियंस अलग है। एज ए फ्रीलांस के लिए वो इट्स लाइक एक सेपरेट एक लाइन रहती है कि उसको उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता। ये चीज का हम इसमें इसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पूरी टॉक में। पहले मैं जस्ट स्टार्ट करना चाहूंगा कि फ्रीलांस वर्क मिलता कैसे। अगर कोई करना भी चाहे फ्रीलांस वर्क तो उसको वो मतलब फ्रीलांस वर्क के आने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या वो कर सकता है। हरिओम आप बताइए पहले। Yes, for getting a freelance work, अगर मुझे कहीं किसी से भी freelance लेना है तो it is not like directly opening a, आप क्या वही मैं करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे कुछ कलीग्स हैं जो कहीं किसी स्टूडियोज में काम करते हैं, या फिर मैंने कहीं किसी पिछले स्टूडियोज में काम किया हुआ है, तो वहाँ की प्रोडक्शन से कांटेक्ट करना होगा। फिर हम्म। जो उनके मेरे कलीग्स हैं जो मेरे कॉलेज में पढ़े थे या फिर जहाँ भी थे, उनके उनके प्रोडक्शन से कांटेक्ट करना होता है। या फिर बहुत सारे तरीके, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, उनको डायरेक्टली कॉल करके अप्रोच करना होता है कि अगर आपके पास कोई हमारे रिलेटेड काम है तो आप दे सकते हो उनको शोरील, मतलब बहुत सारे चीज़ों से उनको
अग्री करवाना पड़ता है कि लाइक दिस इज द थिंग वी डू, एंड तब जाके वो मानते हैं। और जो कि एक स्टूडियो के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी मेड देयर नेम्स। So like a Prana Studio, so they have their name. People will come directly to them. But for us, there is no name, no nothing. So we have to approach by showreel and everything, contacts and so many things. So it is very difficult to get a job from someone. तो आपका कहना ये है कि कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको फ्रीलांस करना है तो एटलीस्ट आपके पास एक डिसेंट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, प्लस आपका पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होना चाहिए, शोरील्स वगैरह, ताकि आप काफ़ी कंटेंट दिखा के कन्वेंस कर सको अपने क्लाइंट को कि वो क्लाइंट आपके पास मिले। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग। रूपक भाई, आप क्या बोलते हो, काम कैसे लिया जाए फ्रीलांस का? सर सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि काम ढूंढना किस जोन में है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो काम तो 3D का तो हर कोई ही दे रहा है, आर्किटेक्चर से लेकर, छोटी एजेंसी से लेकर, फिल्म से लेकर, पुराना का। और जो नया नया स्टूडेंट होता है उसको एक निश पकड़ना बहुत जरूरी है। एक निश पकड़े, उसके हिसाब से नॉर्मल जैसे जॉब के लिए अपन शोरील बनाते हैं, डेमो बनाते हैं, फ्रीलांस वो बनाते हैं, बनाए 5-10 स्टूडियो के नंबर निकाले और पर्सनली जाके देके आए, मिल के आए, फोन पे कॉल करे। 2-3 भी अगर किसी ने हाथ में मार लिया तो उसका काम है। इनिशियली 2 क्लाइंट अगर वो ढंग से सेटिस्फाई कर पाए तो तीसरा अपने आप जुड़ने दे, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया अप्रोच। और मैं भी उस तरह से ही चलना पसंद करूंगा कि 2 क्लाइंट ऐसे हो रखे हैं शेल्टर्ड कि वो कहीं भी काम नहीं भेजेंगे, मेरे पास भेजेंगे, तो तीसरा अपने आप आएगा। क्योंकि अकेले बंदे कितना काम करें, तो ठीक है चलता है, पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कंसिस्टेंसी का इशू रहता है। तो ये फाइट रहती है कि कंसिस्टेंट अगर नहीं है तो 5 क्लाइंट रखें या 2 क्लाइंट रखें, यहाँ फंसाई हो जाती है। एक टाइम पे 4-4 क्लाइंट ही फोन कर रहे हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्या करोगे? मैं यहाँ फंसता हूँ बहुत ज्यादा। तो फ्रीलांस में मतलब आप अकेले ही फ्रीलांस करते हो या 1-2 और भी साथ में लगा लेते हो किसी को? मैं फिलहाल तो मैं अकेले ही कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं अकेले ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को हाँ सारा मतलब सारा ब्लेंडर पे ही होता है, ब्लेंडर पे सब कुछ फेंक के एक साथ वहीं चिपका चिपकू के फेंक देता हूँ। और डिपेंडिंग ऑन कि किस दिन, जैसे अगर कोई काम तो मेरा आइडिया ऐसा होता है, कोई काम पूछता है कि ये काम है ना कितने दिन के लिए आप मेरे को आप चाहिए, 4 दिन में चाहिए, 4 दिन का हिसाब किताब बना बता दो और खत्म। ऐसा हिसाब किताब मतलब मैं पर्सनली ऐसा काम। अच्छा 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 अच्छा। वो मैनेजमेंट करना, फिर उससे कोऑर्डिनेट करना, घर भी दे, बहुत 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 प्रॉब्लम, बहुत शॉर्ट हो जाता है। और अकेले हैंडल कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर नहीं। ओके ओके। अच्छा कमलेश भाई, आप कैसे, आपका क्या कहना है, अगर किसी को फ्रीलांस वर्क चाहिए तो कैसे मिले, उसका क्या वे है, व्हाट हाउ डू गेट द फ्रीलांस वर्क? एक्चुअली अभी रूपक भाई ने एक बात बोली, जैसे आपको पहले तो जॉन डिसाइड करना होगा, हाँ, कि आपको किस एरिया से आपको किस एरिया के वर्क को फ्रीलांस के रूप में लेना है। जैसे अभी आपको आर्किटेक्चर लेना है या 3D मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट लेना है या प्रोडक्ट रेंटिंग लेना है या फिर फीचर फिल्म से या गेमिंग से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि आपको कौन से एरिया में जाना है। उसके बाद अभी जैसे मेरे को आर्किटेक्चरल वर्क फीचर फिल्म का तो अभी हरिओम भाई ने बताया कि फीचर फिल्म का तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स अपना स्टूडियोज का अप्रोच करना पड़ेगा। वो 2-3 स्टूडियोज के भी नाम बताए। भाई मुंबई में है तो एटलीस्ट मुंबई में रह के तो सबसे मेन VFX और फिल्म का ही हो गया। रूपक भाई ने बताया एडवर्टाइजमेंट्स, बैनर, प्रिंटिंग, ये सारा का सारा काम भी है, ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट कंटेंट हो गया। अब आर्किटेक्चर का आप बताओ कि आर्किटेक्चर के लिए क्या बिल्डर्स के पास जाएं और ये मतलब क्या कहाँ पे जाएं? बिल्कुल, मैं मेरा यही कहना है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था कि जैसे मेरे को आर्किटेक्चरल वर्क लेना होता है तो मैं बेसिकली क्या है, जैसे जयपुर के जो बिल्डर लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट बना लेता हूँ। उनकी लिस्ट बनाने के बाद में उन लोगों को मैं अपना पोर्टफोलियो भेज देता हूँ कि देखिए मेरे पास ये इस तरीके का वर्क है और इतने मतलब जो आप कहीं से भी वर्किंग कराते हो, जो आप पेमेंट करते हो, जिस तरीके से करते हो, तो मैं आपको क्वालिटी अच्छी दूंगा, कम समय में दूंगा और कम पैसे में दूंगा। मुझे तीनों चीजों को एक तरीके से कन्विंस करना रहता है। पहली बात तो ये हो गई। अभी सबसे पहला सोर्स ऑफ पॉइंट ये हो गया कि बिल्डर लोग हैं जयपुर के, उन लोगों से मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा कॉन्टेक्ट ये रहता है कि जैसे अभी मैं 10 साल से जॉब ही कर रहा था, अभी मैं पिछले 10 महीने से फुल टाइम फ्रीलांसर बना हूँ। तो अभी जो मेरा पिछला ऑफिस है तो उन लोगों के पास में क्या है कि वर्क बहुत ज्यादा रहता है, तो वो मेरे सामने ही फ्रीलांस करते थे। कहने का मतलब ये है कि जब मैं उस ऑफिस में वर्किंग करता था तो वो उस टाइम पे भी जो उससे पहले जो बंदे जैसे उस ऑफिस में वर्किंग करते थे उनको फ्रीलांस देते थे। तो मैंने सोचा जिस दिन मैं इस ऑफिस से निकलूंगा तो मैं भी इनसे फ्रीलांस लेने लग जाऊं। तो अभी मेरे को जब मैं उस ऑफिस से निकला तो उन्होंने मेरे को 3 प्रोजेक्ट दिए
तो मतलब आपने आम खा लिए और अब गुठलियों के दाम ले रहे हो आप। हाँ, दूसरा दूसरा ये हो गया। तीसरा जो सबसे जो सबसे मोस्ट ऑफ मतलब जो पॉइंट है मेरे लिए, वो है जो एक है freelancer.com और एक है फीवर, मतलब जो वेबसाइट्स हैं। अच्छा अच्छा। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं ये। तो वहां पर आप अपने आईडी बनाइए। आईडी बनाने के बाद में, अब जैसे मेरे 2 सिंगापुर के क्लाइंट है, अभी वो रेगुलर मेरे को वर्क देते हैं इंटीरियर का। अच्छा, ओके, ये भी इंटरेस्टिंग हाँ। है। तो उससे क्या है, वहां पर आपकी जो आपकी जो आईडी है या आपका जो पोर्टफोलियो है उसका स्टार मिले रहते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब जैसे आप जितने भी क्लाइंट्स के वर्क करते जाओगे उस पे, तो उस पे आपकी स्टार्स ऐड होते जाएंगे। जैसे किसी का 3.2 है, किसी के 3.5 है, किसी के 4 है, कोई 5 स्टार पे भी है। अच्छा। तो जितने स्टार है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क मिलता है। और दूसरा उसमें ये भी रहता है, बिड लगानी रहती है। अभी जैसे कोई प्रोजेक्ट है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, अभी वहां पे बिड लगानी रहती है आपको। अब बिड लगाते हैं तो आपको ये समझना रहता है कि कौन सी बिड लगाए जिससे अपने को क्लाइंट प्रोजेक्ट दे दे, मतलब सबसे कम बिड लगाए। तो क्लाइंट आते हैं, मतलब वो वेबसाइट पे अगर freelancer.com या फीवर जो भी आपने जो बताया। अच्छा, ओके। 100%। मैं तो पिछले 4-5 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। मतलब इतना टाइम मेरे को नहीं मिलता था, लेकिन मेरे को काम बहुत मिलता। मैं कर नहीं पाता तो एक अलग बात है। अच्छा। अभी भी मिलता है, फीवर पे मिलता है और फ्रीलांसर पे मिलता है मेरे को। तो जैसे अभी मैंने एक इंटीरियर किया था, तो वो $150 मिले थे मेरे को। अच्छा। तो अब $150 में ये रहता है, फ्रीलांसर अपना जो रेशियो रहता है वो पहले ही काट लेता है। अभी जैसे मैंने अगर मान लो कि उसको प्रोजेक्ट को नहीं किया, तो क्लाइंट से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्रीलांसर मुझसे पैसे ले लेगा। अच्छा। तो वो तो एक फ्रीलांसर का इसका अपना वेबसाइट का। हाँ, मतलब जैसे मतलब आपने सोर्स ऑफ एरिया पूछा था, तो ये 3-4 सोर्स ऑफ एरिया है। तो हाँ, यहाँ से जहाँ से मेरे को काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा क्या है कि इसमें हरिओम भाई, मैं आपके पास आऊंगा। जब भी आप फ्रीलांस करते हो, तो सबसे पहले तो फ्रीलांस करने का मतलब ये है कि आप घर पे काम कर रहे हो, यानी कि अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एज ए फ्रीलांसर क्या कितनी मशीनरी घर पे चाहिए, रेंडर फार्म चाहिए कि नहीं चाहिए, या कम से कम में हो जाएगा? देखो, ऑफिस में रहते हैं तो दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। आपके पास वर्क स्टेशन रहते हैं, आपके पास 2-2, 3-3 मॉनिटर रहते हैं बड़े बड़े, आपके पास हार्ड डिस्क की कमी नहीं है, फाइल सर्वर रहता है आपके पास में, आपके पास में पूरा के पूरा रेंडर फार्म रहता है। अगर आपको ओवरनाइट कुछ भी रेंडर करना है, लगा दो रेंडर दबा के। आप कैसे मैनेज करते हो एज ए फ्रीलांसर ये सारी चीज़ें घर पे? इसके लिए पीसी होना तो ज़रूरी है। मेरे पास जैसे अभी एक अच्छा खासा पीसी है जिसके ऊपर होना ज़रूरी है, फिर काम चलाया जा सकता है। तो हम से चल जाता है, लेकिन जैसे आपने बोला रेंडरिंग के लिए एक पीसी चाहिए, तो अगर सब मेरे पास कोई जॉब है जिसको मैं रेंडर पे रख सकूं, उसके बाद फिर मेरे पास कोई मोशन ग्राफिक्स का काम है जिसको मैं दूसरे सिस्टम पे साइमल्टेनियसली कर सकूं। जैसे क्लाइंट का क्या है, वो उसे नहीं पता होता है मैं किस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। वो तो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के बीच में कॉल करके बोलेगा मुझे तो अभी चाहिए। तो एक काम यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है मैंने ये काम तुरंत का तुरंत किसी और फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, किसी और फ्रीलांसर को ट्रांसफर कर दिया कि भाई तू संभाल ले यहाँ से, अभी मुझे जरा एक अर्जेंट डिलीवरी देना है, राइट। तो मिनिमम एक पीसी, और वो भी अच्छा पीसी का रिक्वायरमेंट तो जरूरी होता है। उसके बाद तो डिपेंड करता है वहाँ पे स्टोरेज का सर्वर रखना है या फिर 2-3 पीसी और रखना है। वो जितना ज्यादा होगा वो तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। अच्छा, ओके। लेकिन फिर इतना भी ज्यादा नहीं कि एंटरप्राइज लेवल पे जैसे वहाँ पे 500 पीसी होती है, तो अभी घर पे 500 पीसी रख के भी तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो वो स्टूडियो बन जाएगा ना। फिर तो एक छोटा सा स्टूडियो ही बन गया वो एक तरीके से। फिर आप उसको फ्रीलांस भी नहीं कह सकते। 3-4 पीसी तक तो सही है। आजकल तो R&D करने के लिए लोग इतने कंप्यूटर्स रखते हैं अभी अपने पास। बट अच्छी बात है, जैसा आपने अभी बताया कि कई बार क्या रहता है ऑफ वर्कलोड, मतलब एक डिसेंट पीसी आपके पास है जिससे आप काम कर सकते हो। कभी ज़्यादा हो जाए तो आप एक्चुअली में अपने अदर फ्रीलांसर्स को जो भी आपके नेटवर्क में है, जो आपने बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। रूपक भाई, आप क्या कहते हो, क्या मशीनरी आपके पास? सर मेरे पास तो एक Xeon है, और जो मेरा काम नॉर्मल प्रोडक्ट रेंडरिंग का ही है, एडवर्टाइजमेंट्स का ही है। तो मेरा टाइमलाइन इतना बड़ा होता ही नहीं है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट, उससे ऊपर जाता ही नहीं है। और रेंडर तक इशू है, मैं ऑनलाइन रेंडर फार्म पे रेंडर मार लेता हूँ, और रेंडरिंग की जो कॉस्ट होती है वो मैं क्लाइंट लेता हूँ, वो मैं क्लाइंट से ले लेता हूँ। तो वो वाला इशू तो हैंडल्ड है। हाँ, वो रेंडर वाला पॉइंट तो हैंडल्ड है।
कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 2 प्रोजेक्ट साथ में होते हैं, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा है कि अगर हफ्ते में 2 दिन 4 दिन काम करना पड़ रहा है तो मैं काम पूरा खींच दूंगा एक के बाद एक। अब किसी को नहीं पता कि मैं 24 घंटे बैठा हूँ या मैं 18 घंटे बैठा हूँ, क्योंकि 4 घंटे अगर 4 दिन लगातार मैंने काम किया तो मैं 3 दिन आराम से सो सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही मैं है। तो खींच देता हूँ अपने हिसाब से। हाँ, बाकी करता मैं अपने, जैसे मैंने बोला कि मैं अकेले काम करता हूँ, तो एक कंप्यूटर मेरे लिए बहुत है, एक के बाद एक आराम से। इससे ये होता है कि फाइल इधर उधर नहीं फेंकी पड़ी होती, ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी होती, सब कुछ फाइल सामने सामने ही है, और उसी टाइम पे उठाया, वहीं पे एंटर मारा, वहीं पे पास किया, सब कुछ कर कुरा के वहीं पे। तो अब डेटा डेटा कैसे मैनेज करते हो आप अपना, जितना भी फ्रीलांस का डेटा होता है? डेटा कोई फाइल डेटा सर्वर बना के तो रखा मेरा अगर एक प्रोजेक्ट रेंडर है नॉर्मल, अगर एक प्रोडक्ट का रेंडर मार रहे हो, 3-4, ज्यादातर लोगों को 3 से 4 इमेजेस चाहिए होती हैं अलग अलग उसके शॉर्ट वॉट की, और अगर आप उसका एनिमेशन की बात कर रहे हो तो वो भी इतना एक नॉर्मल प्रोजेक्ट ऑन एवरेज 1.5-2 GB से ऊपर नहीं जाता। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसको एक सेपरेट हार्ड डिस्क में कॉपी करके कोने पे रख दिया, उसको छुआ ही नहीं। ओके, बैकअप ऐसे हर साल का कैटलॉग बना हुआ है। हाँ आर्काइव कर देते हो? हाँ, अच्छा। तो हाँ एग्जैक्टली 2020, 2019, 2018 का अलग अलग ईयर्स के सारे प्रोजेक्ट अलग करके सेव कर रखे हैं। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट पुराना होता रहता है, मुझे पता है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा, उसका जो मेन सामान है वो सेव करके रख लिया कि कभी किसी को दिखाना विखाना हो, ये तो हटाओ। जैसे मैं बीच में 2016 में, 17 में, 18 में विप्रो, स्नाइडर, किर्लोस्कर, ये जो बड़ी बड़ी जितना भी कॉर्पोरेट्स है ना, इनका बहुत मोटा मोटा होता था। इनका होता था 60 GB 65 GB, क्योंकि मोस्टली हम 3D रेंडरिंग्स ही कर रहे होते थे, वीडियोस बन रही होती थी 2-3 मिनट की। तो वो मेरा 2018-19 में वो बहुत भरा था। और अब वापस वही प्रोडक्ट रेंडरिंग, जैसे मैं घर पे आ गया हूँ तो बॉम्बे वाला काम ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि बॉम्बे होता था उस टाइम तो वहाँ पे काम बहुत मिलता था। अब यहाँ पे घर आ गए तो इतना स्पेस का दिक्कत है नहीं, कोई इतना इशू नहीं। ओके मैनेज हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अभी जो मेरे को एक चीज बताई कि आप क्लाउड पे चले जाते हो जब आपको एक्स्ट्रा रेंडरिंग पावर की जरूरत होती है, तो जी। ये एक अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अभी ग्रो कर रही है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो अगर आपको कंप्यूटर्स भी अगर चाहिए तो आप AWS में जाके एक वर्कस्टेशन भी ले सकते हो फॉर ए क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड। हाँ वही एक ब्लेंडर ग्रिड करके है जो स्पेसिफिकली ब्लेंडर का ही है। अच्छा अच्छा। तो मैं सारा वहीं भेज देता हूँ, हाँ। अपना फाइल बनाया, फाइल किया, वहीं भेजा, वहीं से रेंडर निकाला, क्लाइंट को बता दिया कि इतने पैसे लगे रेंडर के, वो ले लो उससे करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कमलेश भाई आप बताओ, हाँ, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या क्या, मतलब आपने मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है एक फ्रीलांसर को अगर आर्किटेक्चर का फ्रीलांस करना है घर पे, तो चाहिए होते हैं क्या वैसे कुछ एक्चुअली हार्डवेयर? आर्किटेक्चरल में ऐसा रहता है कि आप जैसे हार्डवेयर तो चाहिए होते हैं ना, अच्छे हार्डवेयर तो चाहिए होते हैं। आर्किटेक्चरल बेसिकली अभी जैसे अपने को मेरे को इमेज निकालनी है, कोई एक फ्रेम निकालना है, तब तो ठीक है, मतलब ज्यादा हैवी पीसी नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब आप किसी वॉक थ्रू पे काम कर रहे होते हो तो दिस इज कॉल्ड वो होल, मतलब वो पूरी मूवी हो गई एक तरीके से, तो उसमें बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। अभी जैसे अभी मैं 2 वॉक थ्रू पे ही वर्किंग कर रहा हूँ, मतलब परसों से ही आया है, अभी तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे उसके लिए क्या है, नहीं मशीन के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा हूँ। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि क्या क्या कितना हार्डवेयर चाहिए होता है घर पे फ्रीलांस करने के लिए? वही बता रहा हूँ मैं आपसे। हाँ। कि अभी जैसे एक फ्रेम के लिए अगर जैसे हम लोगों को काम वर्किंग करनी होती तो घर पे नॉर्मली i7 पीसी में मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर जैसे बहुत बल्क में वर्किंग है, अभी जैसे मेरे को कोई वॉक थ्रू पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 8-10 पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फिर जैसे रूपक भाई ने बताया आई क्लाउड पे वो चले जाते हैं और वहां से रेंडर करा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या रहता था, हमारे कुछ 2-3 ऑफिस हैं जो बेसिकली केवल रेंडरिंग ही करते हैं, तो उसका वो अलग से पेमेंट लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरा वर्किंग तैयार करते हैं घर पे। जैसे 30 शॉट है तो पूरे 30 शॉट कंप्लीट कर लिए, उनका रेंडर एक एक फ्रेम निकाल के देख लिए, सारी तैयारी करके फिर हम लोग क्या करते हैं हार्ड ड्राइव में सारे शॉट डाल के लेके जाते हैं और फिर वहां पे रेंडरिंग कर लेते। तो मतलब आपके हिसाब से तो आपके हिसाब से क्या कह रहे हो कि घर पे 10 पीसी एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं आपने, एक पीसी जिस पे काम कर रहे हो प्लस 10 अलग से? नहीं वो है, मेरे कहने का मतलब ये था कि 10 पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब वॉक थ्रू पे वर्किंग करते हैं, तो वो है नहीं। इसलिए क्या होता है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर केवल रेंडरिंग का काम होता है। अभी जैसे हम लोगों को जैसे वॉक थ्रू का वर्किंग कर रहा होता था, एक ऑफिस है जहां पर वो रेंडरिंग का अलग से पेमेंट लेते हैं भाई, शॉर्ट वाइज लेते हैं कि हाँ भाई। समझ गया, मैं समझ गया। तो मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे घर पे एक कंप्यूटर है आपके पास, वो आप यूज कर रहे हो,
वो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, कितने प्रोसेसर्स होने चाहिए? बेसिकली i7 तो होना ही चाहिए, 32 GB रैम होनी चाहिए, एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कि फिर पूरा जैसे टाउनशिप पे हम वर्किंग करते हैं तो उसके अंदर पूरा लैंडस्केप बनता है, ट्रीज वगैरह, रोड्स वगैरह, कारें वगैरह, पूरी तो बिल्डिंग वगैरह बन लैपटॉप रही पे है, कर तो वो सकते हैं पूरी काम? एक लैपटॉप पे नहीं फ्रीलांस कर सवाल ही सकते नहीं उठता है। हैं? नहीं, लैपटॉप पे नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छा मतलब मेरा वर्क तो नहीं कर सकते, और जहां तक मुझे लगता है और बाकी वर्क भी नहीं कर सकते। आप पढ़ सकते हो लैपटॉप पे और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवर्स चलता हूँ। पहले क्वेश्चन, अभी मैं नया दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमलेश आपसे ही पूछता हूँ। आपने जॉब भी करी है, फ्रीलांस भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या फ्रीलांस करना जॉब से बेटर है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रीलांस एंड जॉब, और क्या फ्रीलांस बेटर है, यस या नो? एक्चुअली देखिए ऐसा है, दोनों ही बेटर है, सिचुएशन पे नहीं नहीं डिपेंड नहीं करता नहीं नहीं, एक चीज बतानी पड़ेगी यहाँ पे। दोनों बेटर नहीं है, आपने मिक्स आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे, क्लियर कट चाहिए। सामने वाले को Actually- बिल्कुल दुविधा में मत रखो। हाँ, एक हाँ, क्लियर नहीं, कट नहीं। आंसर दो। देखो ऐसे तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता। सिंपल आंसर दो, फ्रीलांस नहीं बेटर बेटर है। तो देखिए जॉब आप बेटर है एक्चुअली, जहां तक मुझे लगता है। ओके, हाँ, ये होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आंसर होना चाहिए, तो आदमी बिल्कुल माइंड से एकदम कुछ डायरेक्शन मिले। हम चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो एक डायरेक्शन में जाए, ना कि भटक जाए, है ना? एक्चुअली इसके पीछे रीजन है। हाँ दिक्कत क्या है हाँ कि आप जब जॉब करते हो ना, तो बेसिकली फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है जो आप एक फ्रीलांसर के तौर पे कभी नहीं सीख सकते, जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने देखा अब तक। तो जो जो फ्रीलांसर होते हैं उसमें तो खुद ही पूरी R&D करते हैं, खुद ही सब कुछ चेक करते हैं। आई मीन सीखने के लिए तो मेरे को लगता है फ्रीलांसर ज्यादा सीखते होंगे। क्यों अरीम भाई, आप क्या कहते हो? बात तो सही है। हाँ नहीं एक्चुअली बात सही नहीं, मेरे हिसाब से बात सही नहीं है। आप एक नहीं, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। आप किसी मूवी पे वर्किंग करिए, ठीक है, हाँ, तो हाँ। पूरी मूवी स्टूडियो में चलती है। तो पूरे स्टूडियो में जो पूरे स्टूडियो में मूवी चलती है उसका हर डिपार्टमेंट होता है, मॉडलिंग का होता है, लाइटिंग का होता है, टेक्सचरिंग का होता है, रेंडरिंग का होता है, कंपोजिटिंग का होता है, और हाँ। R&D का डिपार्टमेंट होता है, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है। आप Right. वहां पे सब बंदों से आपका इंटरेक्शन रहता है। हाँ, हाँ। आपको पता चलता है कि कौन बंदा किस पे क्या वर्किंग कर रहा है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट। लेकिन जब आप फ्रीलांस कर रहे होते हो तो आपको हाँ। बेसिकली एक छोटा शॉट मिलता है कि भाई मेरे को ये करना है। आपको स्पेसिफिकेशन रहती है कि यार मेरे को ये एक छोटा सा रेंडर निकालना है, ये एक प्रोडक्ट बनाना है, इसकी एक छोटी सी मॉडलिंग करनी है, ये लाइटिंग करनी है, और बात खत्म हो गई। हाँ। तो कहीं पे जब आप स्टूडियो में वर्किंग करते हो तो किसी मूवी पे 6-6 एक-एक साल काम चलता है। अब जब पूरा साल भर काम चलेगा तो बहुत बल्क में काम चलेगा, बहुत सारा काम होएगा, तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो लेकिन जब आप फ्रीलांस के तौर पे हाँ, आपका कहना मैं समझा। आपका कहना ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में या फिर स्टूडियो में अगर आप जाते हो और स्टूडियो में एज ए जॉब करते हो तो आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अगर आप फ्रीलांस करो। अच्छा रूपक भाई, क्या आप इससे सहमत हो? आपकी क्या राय है कि जॉब करना ज्यादा बेटर है या फ्रीलांस करना? हाँ सर, हाजी भाई इतने टाइम कर लिया फ्रीलांस, एक नंबर सहमत है कमलेश भाई की बात से। जॉब करनी जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अकेले नहीं सीख पाते। अच्छा, ओके। हाँ, तो हरिओम भाई, आपने जॉब की है क्या स्टूडियो में? हाँ, मैंने जॉब की है स्टूडियोज में। तो यहाँ पे ये हुआ कि आपने जॉब की है, उसके बाद फ्रीलांस कर रहे हो, तो अब जॉब के बाद फ्रीलांस करना ज्यादा बेटर है? मतलब एक आइडिया मिल गया अब आपको स्टूडियो में कैसे काम होता है, देन यू कैन मेक ए पाइपलाइन अपने घर पे। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसका बेटर इसलिए होगा, आपको क्लाइंट सर्विसिंग, डीलिंग, मैनेजिंग का और 10 अटरम शटरम चीज होगा ना, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो चुका होगा कि एक ऑफिस में काम हो कैसा रहा है, और आपको जेन्युइनली उसको मैच कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है। आप टाइम टाइम पे क्लाइंट से बात करोगे, क्योंकि ये चीजें मैंने नहीं सीखी। मैं इन चीजों को थोड़ा वो रखा, क्योंकि मैंने कभी जॉब करी नहीं। मेरे को आज लगता है कि नहीं, थोड़ी जॉब करनी चाहिए थी, 1-2 साल 3 साल करके छोड़ देनी चाहिए थी, पर देखना चाहिए था कि एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहता है एज अ फ्रीलांसिंग बिजनेस, अगर आप कोई खोलना चाहो अपने एंड, बहुत बेटर है। अब बेसिकली ऐसा भी है ना कि अभी हम लोग एक्चुअली एक मतलब एक बंदा है, वो गेमिंग जोन चलाता था। मतलब जैसे जो ये प्ले स्टेशन नहीं होते हैं, अच्छा, हाँ, जिन पे गेम खेलते हैं, मतलब वो पर आवर के, मतलब उनसे बच्चों से पैसे लेके और गेम खेलते थे। तो हमको पता चला कि यार इसके पास 12-13 पीसी अच्छे, मतलब i7 क्लास के पीसी हैं, बहुत अच्छे।
तो हमने पूरा सेटअप बिठा लिया वहां रेंडरिंग का। अच्छा। मतलब सारा पाइपलाइन सेट करके सर्वर्स वगैरह बना बनू के, मतलब उसका गेमिंग का बना, हमको तुम्हारा गेमिंग का चलाओ, जब हमको हमारे रेंडर करने होंगे तब हम आ जाएंगे और आप हमसे जो चार्ज लेना चाहते हो ले लेना। तो उस ये क्या है, अब इतने साल हमने जॉब की है तो आपको सब पता है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जॉब ही नहीं की होती तो हम लोग कैसे सेटअप बिठा सकते थे, कैसे पाइपलाइन बिठा सकते थे, हम लोगों को क्या पता रहता। बहुत बढ़िया। या मीन ये क्वेश्चन का बहुत क्लियर आंसर मिल गया गाइस। जो भी व्यूअर्स अभी इसको देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, फ्रीलांस करना बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन आपको स्टूडियो में जाके जॉब करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जाके आप एक वर्कफ्लो सीख के आते हो, वहां पे जाके आपको उन चीजों का आइडिया होता है, वो स्किल्स आपके एक्स्ट्रा स्किल्स आपको चाहिए होते हैं जो एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं, या फिर प्रोजेक्ट लाने के लिए चाहिए होते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको आप सीखते हो। कई बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है स्टूडियोज के अंदर जो कि स्टूडियोज यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडियो एफ्ट्रैक यूज कर रहे होंगे, कुछ टैक्टिक यूज कर रहे होंगे, कुछ शॉटगन यूज कर रहे होंगे, या जो भी उनके इन हाउस सॉफ्टवेयर होंगे जिनको वो यूज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, जिसमें वो सारे शॉट्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं। उन्हीं शॉट्स में से अगर 5000 शॉट्स हैं अगर स्टूडियो के पास में, और वो अगर आपको कुछ 100 शॉट्स अगर आपको उसने आउटसोर्स किए हैं, तो वो स्टूडियो यही चाहेगा कि जिस वे में, जिस वर्कफ्लो में वो स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ उनका ही वर्कलोड रिड्यूस कर दो। तो स्टूडियो में जब भी आपको मौका मिले आप जाइए और काम करिए और काम सीखिए। अगर आपको एक देन उसके बाद अगर आपको लगता है, जब स्टूडियो में अगर आपके पास जॉब नहीं रही, और अभी तो वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो अभी कुछ पता नहीं कि कौन किसका जॉब है किसका नहीं है, तो स्टूडियो में अगर आपकी जॉब चली भी गई है तो टेंशन मत लो। इतने दिन का आपने जो भी कुछ सीखा है ना, घर पे बैठो, पेपर पेन लो, अपना ड्रॉ करना शुरू करो, एक डिज़ाइन बना लो कि यार अब मैं ऐसे ऐसे काम करने वाला हूँ। बहुत सिंपल वे में आप फ्रीलांस भी शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्लियर है। अभी मैं चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे एस्टिमेट किया जाए कि कॉस्टिंग कितनी है? अभी मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ पहले हरिओम भाई आपसे। वीएफएक्स और फिल्म प्रोडक्शन का अगर मैंने आपको, जैसे मेरे को रोटो कराना है, ठीक है, मैंने आपको कुछ 10 शॉट दे दिए, 15 शॉट दे दिए। अब आप एक बिल्कुल नए बंदे हो, जब आप जॉब पे होते हो तो बस ये देखते हो कि सैलरी आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब लेकिन जब आपको फ्रीलांस करना है तो आपको पूरी झांकी सजानी पड़ेगी अपनी खुद की कि भाई कितने पैसे लूं। उसका कैसे आंसर मिलता है आपको? आप कैसे कैसे ये चीजें कैलकुलेट करते हो? तो इसके लिए जैसा कि अभी रूपक भाई ने बोला कि स्टूडियो में होना जरूरी होता है, जो कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं थे वो। और कमलेश भाई ने भी बोला कि स्टूडियो में काम करना जरूरी होता है, वहां से मार्जिन का या फिर जो भी मतलब डील होता है कैसे होता है वो सारी चीजें पता चल जाती है हम लोग को। तो उसके लिए उसका स्टूडियो में होना सबसे पहले जरूरी होता है। उसके बाद फिर हम किस क्लाइंट से डील कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज अगर मैं किसी छोटे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, उसको 1-2 लाख की बात कर दूं तो वो ऐसे ही चले जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे वहां पे क्या मार्जिन रखना है। उसके बाद फिर अगर कोई बड़ा क्लाइंट है, जैसे कि वोल्टास का क्लाइंट है, कैडबरी का क्लाइंट है, तो उससे कैसे बात कर रहे हैं वहां पे, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज है। सबसे पहले हमको स्टूडियो का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्टूडियो में काम करना जरूरी है, वहाँ का पाइपलाइन समझना जरूरी है, वहाँ पे काम कैसे होता है, कैसे वो कॉस्ट हम लोग को फीजिबल पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि हम काम तो कर देंगे, उसको काम जैसा उसको चाहिए होगा वैसा वो करवा लेगा हमको डेडलाइन देने के बाद, और उसके बाद फिर उसके अंदर करेक्शन पे करेक्शन निकाल तो देगा, लेकिन फिर होगा क्या कि वो काम आउट ऑफ बजट चले जाता है एक आर्टिस्ट के लिए। क्लाइंट को तो सस्ते में पड़ गया, उसको क्या कि मैंने फ्रीलांसर से काम करवाया और मुझे सस्ते में पड़ गया, लेकिन फिर वहाँ पे फ्रीलांसर्स का टाइम उसमें गया, उसमें उसने अपना जो भी है एफर्ट डाला, तो वो सारी चीजें एक तरफ से बोलते तो लेस वैल्यूड हो जाती है। वो लोग आते ही इसीलिए हैं कि उनका काम थोड़ा सस्ते में हो जाए फ्रीलांस में, राइट। ठीक है, नहीं तो उनको बंदे हायर करने पड़ेंगे, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। हाँ हाँ, बोलिए हरिओम भाई। एग्जैक्टली। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मार्जिन का इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जो रूपक भाई ने बोला कि स्टूडियो में होना बहुत जरूरी है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि स्टूडियो में होना। अपने जितने भी फ्रेंड्स है, अगर कोई फ्रेंड है जो प्रोडक्शन में काम करता है, या फिर कोई फ्रेंड है जो स्टूडियो ओनर के साथ में कांटेक्ट में, या फिर कैसा भी, तो वहाँ से इन सब चीजों का इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिगिनर के लिए
कॉस्ट बहुत ही मायने रखता है। उसे ये भी नहीं समझ में आता कि 10 रुपए की चीज क्या होती है और 1000 की चीज क्या होती है। वो 10 को 1000, 1000 को 10 भी कर सकता है, वहां से दोनों उसका काम खराब हो सकता है। तो इन राइट, सब अभी चीजों को क्योंकि पता है देखिए। क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक शॉट दिया मैंने वीएफएक्स का कि आपको 50 शॉट दे रहा हूँ मैं, 50 शॉट का रोटो काटना है आपको, और हर शॉट में 100 फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब आपको 50 दे दिए मैंने। अब आप कैसे उसको चार्ज करोगे? आई मीन पर फ्रेम चार्ज करोगे, बल्क में चार्ज करोगे? आप उनको बोलोगे, कई बार क्या रहता है ना, अगर क्वेश्चन ये कोटेशंस ऐसे भी आदमी कैलकुलेट करता है कि अगर मैं स्टूडियो में होता और मैं जॉब कर रहा होता तो मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 मिलते हैं महीने के, तो 20,000 को मैं 3 महीने में ये करता तो यानी मेरे 60,000 हो गए मेरे अकेले के, तो मैं 60,000 ले लेता हूँ। अगर जॉब करता तो भी इतना काम कर लेता। एक सिंपल सा एस्टिमेट ये होता है जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनका, ठीक है। वो लोग फिर इसमें ये चीज़ नहीं देखते भाई, जो आप काम कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपका लग रहा है, ठीक है। आप अपना कंप्यूटर भी घिस रहे हो सकता है तुम्हारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, हो सकता है तुम्हारी रैम उड़ जाए, हो सकता है तुम्हें नया ग्राफिक कार्ड डालना पड़े। आज की डेट में ग्राफिक कार्ड ही 50-50 हज़ार से तो बढ़िया ग्राफिक कार्ड शुरू होते हैं, 1-1, 2-2 लाख तक चले जाते हैं। आप वो सारी कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं करते लोग बाग। उसके अलावा आप सिर्फ इतना देखते हैं कि यार सिर्फ मेरा बस फिजिकल मैन पावर मेरा ही खुद का लग रहा है। तो कोई भी प्रोजेक्ट को कोट करने से पहले, आई मीन बिड करने से पहले एज ए फ्रीलांसर्स को देखो, जो वेबसाइट्स होती हैं freelancer.com, फीवर और जो भी आपने बताया जो अदर वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट आपको पहले से एक आइडिया दे देती है, बॉस ये काम है, इतने पैसे मिलेंगे, अब आपको चाहिए तो ले लो। उधर तो क्लियर है काम, वहाँ पे आपको कुछ बिड नहीं करनी, मतलब वहाँ पे तो आपने लिख दिया जैसे ये काम है, $600 मिलेंगे, आपने जाके ले लेना है। और आपको चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप 600 के 550 बोल दो कि ठीक है भाई मैं 550 में कर दूंगा, कोई बोलेगा कि मैं 500 में ही कर दूंगा। तो वहां पे क्या है कि वो फ्रीलांस की कॉस्ट क्लियर है, आप खुद से करते हो ना। अब मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। एक बार कुछ एक फ्रीलांस वर्क मिला मेरे को, यूएसए का एक एडवर्टाइजमेंट बनाना था। वो फ्रीलांस वर्क के लिए वो बंदे ने मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है आप कितना चार्ज करोगे इसके लिए। आई वाज जस्ट मैं ऐसे ही सोचा और एक मतलब एक तुक्के में एक फिगर बोल दिया उसको, ठीक है। इस मेरे हिसाब से मैंने बहुत हाई बोला मैंने उस। तो गाइस अभी हमारी कॉल कट गई है, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर एंड आप हमारे दूसरे पार्ट 2 को अभी लिंक पे देख लीजिए और पार्ट 2 में मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है।